हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और हर वीक रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा। वीकेंड में आपके 50 एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा जिससे आपने जो भी वीक में पढ़ा उसका आप टेस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के पैटर्न में बनेगा, जिससे आप क्या है क्वेश्चन के साथ एक्लेमेटाइज हो पाएंगे। जो सिलेबस है उसको समझ पाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाएंगे, जो आपने पढ़ा है वो सही तरीके से आपने रिटेन किया है कि नहीं वो समझ पाएंगे। एक बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उसके बाद वीकली आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी ताकि आप मेंस में बेटर आंसर लिख पाएँ। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है पूरे एग्जाम प्रोसेस का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे, चाहे वो सिलेबस रिगार्डिंग हो, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग हो, क्लास रिगार्डिंग हो, टेस्ट रिगार्डिंग हो। इसी के साथ वन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। एक शांत माहौल में आप पढ़ सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल एक लॉ के रिगार्डिंग है जो कि है पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट ऑफ 2012। तो इस एक्ट को लेके ये सभी चीज़ें एक डिस्कशन में आ रही है कि जो पोक्सो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है या नहीं, चाहे वो विक्टिम के पर्सपेक्टिव से हो या फिर आपके एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से हो। तो उसी का जो सवाल है वो खड़ा हुआ है। तो अभी इसका थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे कि जो ये आर्टिकल है पर्टिकुलर, इसमें आपकी क्या इसका सब्सटेंस है, सब्सटेंटिव पार्ट क्या है और मेन आर्ग्यूमेंट इसका क्या है। तो जो लॉ है पॉक्सो एक्ट प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको 2012 में पास किया गया। और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया, ताकि जो हमारे चाइल्ड है, अभी चाइल्ड में ध्यान रखिएगा जेंडर न्यूट्रल है ये सिर्फ जो गर्ल चाइल्ड है उसी को प्रोटेक्ट नहीं करती है, इसी के साथ बॉय को भी प्रोटेक्ट करती है। तो इसका मतलब है विक्टिम चाहे कोई भी हो उनको इस लॉ के तहत जो प्रोटेक्शन है वो दिया जाएगा। अभी दूसरा सवाल ये इसमें खड़ा हुआ है कि इसमें जो आपकी विक्टिम है उनके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ है वो आपके मेल के द्वारा हुआ हो या फिर फीमेल के द्वारा, तो दोनों ही इसमें क्या होंगे, दोषी करार दिए जाएंगे। तो वही चीज़ इसमें अभी उभर के आई है कि आपका ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, इसमें डिबेट चल रहा है कि ये आपकी फीमेल को पनिश नहीं करेगी। तो उसका क्या मुद्दा है पूरा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन अगर देखें हम, वाइल सेक्शन 3 यूजेस द प्रोनाउन ही फॉर द परपिट्रेटर, तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है, इसमें जो परपिट्रेटर रहेंगे उसके लिए ही का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें इस प्रोनाउन का कि ही है, इसमें शी नहीं है, तो शी नहीं है मतलब फीमेल नहीं है। इस तरीके से इसको आपका इस एक्ट को जो लोग इसकी व्याख्या दे रहे हैं इस तरीके से दे रहे हैं। लेकिन अगर सेक्शन 13(1) ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ 1897 देखें, तो अभी ये जनरल क्लॉज जीसी एक्ट 1897 क्या है, ये आपका एक लीगल ग्रामर है, एक लीगल ग्रामर का लॉ है जिसमें ही का मतलब क्या होगा वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इस लॉ में आपका ये मेंशन है कि ही का मतलब इसमें शी भी आ जाता है, ये जेंडर न्यूट्रल है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर को दर्शाया गया है, इट इंक्लूड्स फीमेल्स टू, तो फीमेल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसीलिए अगर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 के तहत वो ही का मतलब इसमें ही प्लस शी दोनों होगा। कैसे होगा ये ध्यान रखिएगा। इसमें और एक आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि आपका जो बीएनएस है, जो पहले हमारा सीआरपीसी था, उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया। तो भारतीय न्याय संहिता में जो आपका सेक्शन 63 है उसमें रेप को डिफाइन किया गया है।
और उस रेप के जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा गया है, द बीएनएस सेक्शन इज एक्सप्लिसिटली जेंडर स्पेसिफिक। तो बीएनएस का 63 लेकिन जेंडर स्पेसिफिक है, जिसमें ये मेंशन किया है कि अ मैन कमिट्स रेप, कि मेन जो रेप होगा वो आपकी वुमेन के द्वारा कमिट नहीं होगा, मैन के द्वारा कमिट होगा। और ये स्पेसिफिकली इसको जेंडर्ड किया गया है कि मेल के द्वारा ही रेप हो सकता है, फीमेल के द्वारा नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका इन जनरल रेप का जो प्रोविज़न है। लेकिन पॉक्सो के अधीन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के अधीन ही में इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ मैन होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को अभी बाद में आपके लोकसभा ने भी, लोकसभा के ऑफिशियल स्टेटमेंट जो था लोकसभा डिबेट में, उसमें भी कहा, ये चीज़ें कही गई, फिर से दोहराई गई, कंफर्म किया गया, एक्सप्लिसिटली क्लियरली कंफर्म किया गया कि पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। मतलब इसमें बॉय चाइल्ड बॉय हो या चाइल्ड गर्ल हो, दोनों को प्रोटेक्शन मिलेगा, प्लस जो परपिट्रेटर होंगे वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसीलिए आप प्लस इसमें अगर पुराना जजमेंट भी देखें 2004 का, साइटिंग द साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द ऑथर स्टेट्स दैट लॉ पर्पज इज टू प्रोटेक्ट ऑल चाइल्ड फ्रॉम एब्यूसेस। तो पास्ट में जो जजमेंट थी, जब पॉक्सो एक्ट आया भी नहीं था, तब ये चीज़ मेंशन की गई थी कि एक चाइल्ड का जो अब्यूज़ है या फिर चाइल्ड को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेल ही करेगा, एक फीमेल भी क्या कर सकती है, एक चाइल्ड को एक्सप्लॉइट कर सकती है। और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अगर आप थोड़ा सा खुल के देखिए, किसी कोई खुल के बात कर सकता है तो उनसे आपको पता लगेगा। मेरे भी एक दोस्त ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं, जिन्होंने ये चीज़ें मुझे कही थी कि छोटे में उनके साथ भी महिला के द्वारा इस तरीके से जो है उनका यौन शोषण हुआ है। तो वैसे भी हो सकता है। तो वो जो नोशन है सोसाइटी में कि जो एक बच्चे का शोषण सिर्फ एक आदमी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है, उसमें एक औरत भी हो सकती है। तो चलिए अब थोड़ा इसमें अभी ये तो पता चल गया कि जो सेक्शन 3 है, ही का मतलब सिर्फ मेल नहीं है, फीमेल भी हो सकता है। और इसमें आपके अगर मेल होता सिर्फ, तो बीएनएस 63 में जिस तरीके से जेंडर स्पेसिफिक किया गया है, अ मैन कमिट रेप, तो वो चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती, जबकि इसमें नहीं देखने को मिला है। इट मीन्स मेल फीमेल दोनों ही परपिट्रेटर हो सकते हैं। और जनरल जो क्लॉज है जीसी एक्ट ऑफ 1897, उसमें भी ही का मतलब आपका जेंडर न्यूट्रल को दर्शाया गया है। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत इसका जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो पोक्सो तो आया 2012 में। तो पोक्सो से पहले आपके चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए आईपीसी के तहत ही बुक किया जाता था, आईपीसी के तहत ही सज़ा दी जाती थी। तो इसमें क्या होता था, जो आईपीसी था उसमें जो प्रोविजंस थे वो काफ़ी इनएडिक्वेट से थे, क्योंकि लॉ में क्या है, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। तो अगर इफ एंड बट होता है तो उससे क्या होता है, आपकी जो ट्रायल होती है उसमें दिक्कतें आ जाती है, और जो परपिट्रेटर्स होते हैं, जो अक्यूज्ड होते हैं, वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो आपका आईपीसी है वो या फिर जो था वो एडल्ट सेंट्रिक था, या फिर जो अभी बीएनएस हुआ वो एडल्ट सेंट्रिक है, चाइल्ड के लिए स्पेशली पोक्सो है। तो इसीलिए क्या है, जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसेस है उसको एड्रेस करने में फेल हो जाते थे बहुत समय पे। तो इसीलिए क्या हुआ आपका, उसके बाद जब साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो ये लैंडमार्क केस था, और इसमें हाईलाइट किया गया था जो सीवियर लिमिटेशन है चाइल्ड सेक्सुअल जो आपकी अब्यूसेस है उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए एग्जिस्टिंग आईपीसी में प्रोविजंस जो है वो एडिक्यूट नहीं है। तो इसीलिए इस जजमेंट के बाद ही आप देख सकते हैं हमारे जो ऑनरेबल पार्लियामेंट है, उन्होंने आपकी पोक्सो एक्ट को लाया 2012 में। और ये जो पोक्सो एक्ट है ये इसीलिए भी आप दे सकते हैं एक साक्षी जजमेंट का जो फुलफिलमेंट है वो भी हुआ है, प्लस जो ऑब्लिगेशंस है अंडर यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो उससे भी ये अलाइंड करता है। और ये क्या है, आपका जो लॉ है काफ़ी ज़्यादा विक्टिम फ्रेंडली है, जो होना भी है, क्योंकि जो चाइल्ड है उनको कोई नॉलेज नहीं रहता है, वो दूसरे की आपकी निगरानी में, कस्टडी में रहते हैं, किसी के फेथ में, गुड फेथ के अंदर वो आपके नरिश होते हैं। तो इसीलिए क्या है आपका इसको विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है।
उसके बाद 2019 में क्या है, पॉक्सो जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट भी किया गया। द एक्ट वाज स्ट्रेंथन विद इनहेंस पनिशमेंट्स। तो पनिशमेंट्स को क्या किया गया और बढ़ाया गया, इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी फॉर अग्रावेटेड ऑफेंसेस। तो अग्रावेटेड क्या है, जो ऐसा सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा आपका ऐसा सिचुएशन एग्रावेटिंग है। एग्रावेटिंग सिचुएशन क्या होता है, जिसमें आपकी जो पनिशमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली जो आपके ज़्यादा ऐसे लोग जो जिनको ट्रस्ट करते हैं बच्चे, उन्हीं के द्वारा अगर शोषण होता है तो वो एक एग्रावेटिंग सिचुएशन हो जाता है। तो दो सिचुएशन रहता है, एक एग्रावेटेड एक मिटिगेटेड। दूसरा अगर देखें तो भारतीय न्याय संहिता 2023, ये हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इसमें आपकी सेक्शन 63 में डेलिबरेटली जेंडर स्पेसिफिक इसको बनाया गया है फॉर एडल्ट। तो इसीलिए पॉक्सो में ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, डेलिबरेटली इसको जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया गया है। इसमें ही का मतलब शी भी आ जाता है। और करंट लीगल चैलेंज जो है वो हमने देखा कि सेक्शन 3 के अंदर जो ही लिखा हुआ है, क्या वो शी को इंक्लूड करता है। तो जो कंक्लूजन है वो है इंक्लूड करता है। तो अभी इस जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, तो हर आर्टिकल में जिस तरीके से हम चैलेंजेस समझते हैं रिलेटेड टू द इशू, तो इसमें देखते हैं कि चैलेंज क्या है। तो लीगल एंड इंटरप्रेटिव एक चैलेंज इसमें देखा जाता है। तो जैसे कि ही लिख दिया, तो इसमें क्या है, अभी समझ लीजिए ही, तो सभी को नॉर्मली यही समझ में आता है कि इट विल बी अ मेल और मैन। तो इसलिए क्या है, ही ऑब्लिक शी ऐसा कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है ताकि इस चैलेंज को दूर किया जा सके। फिर एक सोशियो कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग भी देखा जाता है। अभी सोशियो कल्चरल स्टीरियो टाइप्स में क्या है कि जो हमारे सोसाइटी में ऐसी एक धारणा है कि जो सेक्सुअल एब्यूज़ है वो एक्सक्लूसिवली मेल के द्वारा ही किया जाता है। ये सिर्फ मेल को ही इसमें पनिश किया जाता है, या फिर ऐसे एब्यूसेस मेल के द्वारा होते हैं। तो ये भी काफ़ी क्या है, जेंडर कलर इसमें चढ़ गया है। तो जो रेप है या फिर जो आपकी हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन है, दिस शॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी जेंडर न्यूट्रल। जो लॉ है जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आज आप ऐसी भी घटनाएं देखेंगे जिसमें जो फीमेल है वो भी बहुत समय पे जो मैन है या फिर बॉय है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए दिखती है। बहुत सारे विक्टिम्स हैं, लेकिन खुल के बोलते नहीं हैं क्योंकि हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकल है। वो खुल के बोलेंगे तो उसका भी क्रिटिसिज्म है। तो बिलीविंग विक्टिम्स, तो मेल और थर्ड जेंडर चिल्ड्रन हु अक्यूजेस फीमेल परपिट्रेटर्स मे फेस डिसबिलीफ फ्रॉम फैमिली एंड लॉ एनफोर्समेंट। तो जब आपके जो मेल है, जो अगर आपका कंप्लेन करेंगे कि उनका आपका हैरेसमेंट हुआ है, तो सोसाइटी, फैमिली, देन जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो इसको बिलीव नहीं करती है। इसी तरीके से क्या है, हमारी सोसाइटी को आपका सोशलाइजेशन किया गया है कि मेल का जो है या फिर बॉय का जो है रेप नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है, मॉलेस्टेशन हो सकता है, हैरेसमेंट हो सकती है। हाल ही में जो आपने केस देखा था, जो बेंगलुरु के कोई एआई के टेक्नीशियन थे, उनका जो उन्होंने आत्महनन किया अपने आप को, तो उस केस में भी उन्होंने ये सभी बातें जिक्र की थी कि जो वाइल्ड फैंटेसी थी वाइफ की, वो भी उन्हें काफ़ी परेशान करती थी। तो उन्होंने कहा कि वो एक सिंपल इंसान थे, कोरियन ड्रामा की तरह वो ड्रामा नहीं कर सकते थे। तो वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। रिपोर्टिंग अगर देखें तो रिपोर्टिंग में भी क्या है, इस तरीके के रिपोर्टिंग खूब कम होती है, जिसे फीमेल के द्वारा अब्यूज़ किया गया। अभी पुलिस थाने में भी जाएंगे, रिपोर्ट कराएंगे कि मेरी वाइफ ने मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया। ओके, तो वो चीज़ें क्या है, एक वो इंसानी हंसी का पात्र बन जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, आपका जेंडर न्यूट्रल बनाना है। इगैलिटेरियनिज्म क्या है, मेल फीमेल दोनों को बराबर देखना, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही आपका जो है हर समय पे रेपिस्ट होगा, फीमेल भी हो सकती है, हैरासर हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन का एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। तो अभी अगर मेल के द्वारा कोई कंप्लेन आता है अगेंस्ट फीमेल, तो जो मैंने ऑलरेडी कहा, उसको पुलिस हो या फिर आपके जजेस भी है, जो हमें पूरे सोसाइटी जो है वो बायस्ड है, सेंसिटाइजेशन नहीं है। इसलिए सोसाइटी को सेंसिटाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। और स्टैटिस्टिकल इनविजिबिलिटी भी हम देख सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस इन्वॉल्व द मेल परपिट्रेटर्स एंड फीमेल विक्टिम्स। तो मेजॉरिटी केस ऐसे इसी तरीके के हैं, 99% केसेस ही शायद इसी तरीके के होंगे। तो इसीलिए क्या है, एक आपकी जो स्टैटिस्टिक्स जो बताती है उसमें लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जो आपके लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है वो आपके लाइमलाइट में नहीं आते हैं। तो उन चीज़ों को क्या करना है, लाइमलाइट में लाना काफ़ी ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द की टर्म्स तो ऑलरेडी बताया, पॉक्सो जो है
2012 एक्ट है टू प्रोटेक्ट चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स के जो भी रहेंगे उनको चाइल्ड कंसिडर किया गया है। ये रहा एज 18 और इसमें आपकी मेल फीमेल दोनों ही पार्पिट्रेटर हो सकती है। दूसरा है जेंडर न्यूट्रल, तो अ कॉन्सेप्ट वेयर अ लॉ रूल और पॉलिसी अप्लाइज इक्वली टू ऑल पर्सन, तो इक्वली अप्लाई होना। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़, तो इसको समझ सकते हैं कि जो आपके वजाइना है या फिर यूरेथ्रा है या फिर एनस है उसमें चाइल्ड को क्या करना, किसी भी ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट करना, तो वो हो गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़। तो ये आपकी जो सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत तरीके की हो सकती है, बैड टच हो सकता है, और पेनिट्रेटिव जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है। और जनरल क्लॉज एक्ट 1897, तो ये क्या है, एक फाउंडेशनल स्टैट्यूट है। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ फॉर अ लीगल इंटरप्रिटेशन, कि डिफरेंट लॉ का ये एक समझ सकते हैं कि आपकी लॉ की डिक्शनरी है। तो इस सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड्स अ डिक्शनरी प्रोवाइड करता है फॉर अदर लॉस, कि पर्टिकुलर ही का क्या मीन हो सकता है, शी का क्या मीनिंग हो सकता है, वो चीज़ें। बीएनएस क्या है, जो आईपीसी को रिप्लेस करके, तो आईपीसी कॉलोनियल एरा का लॉ था, उसको रिप्लेस करके, तो आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस को तो एज इट इज़ रखा गया है, मतलब सेक्शंस को बदल दिया गया है, लेकिन उसके जो मेन सब्सटेंस है उसको एज इट इज़ रखा गया है, थोड़ा बहुत बदलाव की गई है। नेक्स्ट है, आप अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं खुद से, तो मैं ये मानता हूँ कि आप एनसीईआरटी से सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। 6 to 12 जो भी एनसीईआरटीज़ आपकी रहेंगी उन्हें आपको पढ़ना है। आपकी सोशल साइंसेज में आपके जो भी आ जाते हैं, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, इन सभी चीज़ों को, गवर्नेंस हो, इनको पढ़ना है। तो उससे क्या है, एक आप ओवरऑल व्यू बना सकेंगे। बाकी सिलेबस का लिंकेज आज इसमें छूट गया है, तो सिलेबस का हम डिफरेंट सेगमेंट से इसको लिंक कर सकते हैं, गवर्नेंस से, लॉ से, देन आपके सोसाइटी से लिंक करके देख सकते हैं, फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी लिंक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का सर्च होने की वजह से जो है इस तरीके के मामले जो है बढ़ रहे हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, इस तरीके के जो मामले हैं। नेक्स्ट, अगर वे फॉरवर्ड में देखें तो क्या करना है, एक जुडिशियल अफॉर्मेशन देना काफ़ी ज़रूरी है। तो जुडिशरी जो है हमारी ऑनरेबल, उनको इंटरप्रेट करना है इन चीज़ों को, जिसमें थोड़ा वेगनेस रहता है, या फिर आपके ऐसा कह सकते हैं कि जो क्लियर नहीं है, तो जुडिशरी उसको क्लियर कर सकती है, क्योंकि जुडिशरी का काम ही है इक्वलाइज करना, इक्वलाइज़र की तरह जस्टिस को प्रोवाइड करना, फेयरनेस को देखना, तो जुडिशरी का रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दूसरा जो है, सेंसिटाइजेशन करना है, संवेदनशील बनाना है सोसाइटी को, लोगों को ट्रेनिंग देनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रेप है वो मेल के द्वारा ही हो, फीमेल के द्वारा भी किया जा सकता है। फिर मैंडेटरी ट्रेनिंग देनी है पुलिस को, जुडिशरी को, मेडिको लीगल ऑफिसर्स को, ताकि वो एंश्योर जेंडर न्यूट्रलिटी को एंश्योर कर सके। देन पब्लिक अवेयरनेस को हम ला सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ला सकते हैं, ताकि जो सोशल स्टीरियोटाइप है इट कैन बी डिसमेंटल्ड। ओके, देन है माइनर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, जो है एक ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा कि ही के साथ शी को भी जोड़ा जाना है, या फिर शी नहीं भी जोड़े तो अभी क्या है, ही शी आ गया तो थर्ड जेंडर भी आता है ना, तो इसीलिए क्या है, ही शी आया, इन फ्यूचर थर्ड जेंडर आया तो इसमें मेंशन नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए ही शी की जगह भी और भी ब्रॉडर इसका टर्म या फिर मीनिंग दिया जा सकता है, लाइक बाय एडिंग एनी पर्सन। ओके, आई होप ये आर्टिकल आपको बेटर तरीके से समझ में आया, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। नेक्स्ट हम दूसरा आर्टिकल देखते हैं, जो रहेगा आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा टॉपिक बात करता है व्हाट आर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। तो अभी ये मुद्दा क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको पूरी हिस्ट्री के साथ। तो पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री इसका डिस्कस करूंगा, और उसके बाद क्या है, अच्छा हिस्ट्री के पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ को, तभी हम आर्टिकल को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला तो बात है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो रूल्स है, ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आया है, जिस एक्ट को 2023 में पास किया था। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, तो आजकल हम सभी डिजिटल प्रेजेंस हमारा है, तो डिजिटल प्रेजेंस के वजह से डिजिटल डेटा का काफ़ी ज़्यादा आपका भरमार है, जो हम डे टू डे एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो फुटप्रिंट है वो ऑनलाइन रह जाती है। तो उससे क्या है, इसको हमारे इस्तेमाल यूज़ किया जा सकता है, और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे अभी क्या है
इसीलिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको बनाया गया 2023 में। अभी जब एक्ट बनता है तो वो अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है वो रूल्स बनाती है और उसके बाद वो रूल्स लागू होती है। तो अभी इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके आने के पीछे एक जजमेंट भी काफ़ी हद तक आपकी जो है कंट्रीब्यूशन करती है, वो है पुट्टास्वामी जजमेंट ऑफ 2017 या फिर जो प्राइवेसी का जजमेंट है। इससे थोड़ा और पहले देखें तो जब हमारे देश में डिजिटल इंडिया आया या फिर जो हमारा डिजिटल प्रेजेंस है वो बढ़ा, तो उसके बाद जो ज़्यादा कंसर्न रेज हुआ, इसीलिए पुट्टास्वामी जजमेंट आया। और पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद एक कमेटी भी बनी, BN श्री कृष्णा कमेटी, और उसी के आपके सजेशंस में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आया और रूल्स आया 2025 में। तो मैंने फॉरवर्ड रिवर्स दोनों समझा दिया कि ये क्यों आया। तो अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के तहत कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी जरूरी है, जैसे कि डेटा प्रिंसिपल। तो डेटा प्रिंसिपल कौन है? जो इंडिविजुअल है जिसका पर्सनल डेटा आपके सर्वर में है, तो वो हो गया डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा है। डेटा फ्यूडिशरी कौन हो गया? जो हमारी डेटास को कलेक्ट करती है या फिर जिनके प्लेटफॉर्म में हमारी डेटास जो है अवेलेबल है। वो कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप हो या फिर आपके आधार रिलेटेड डिटेल्स हो, जो कलेक्ट करते हैं डेटास को प्रोसेस करते हैं। तो इसमें डेटा प्रिंसिपल, डेटा फ्यूडिशरी आ गया। दूसरा है डेटा प्रिंसिपल, डेटा फ्यूडिशरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और रूल्स दोनों में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये नया एक रेगुलेटरी बोर्ड क्रिएट किया गया है अंडर दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, द न्यू रेगुलेटरी एंड एडजुडिकेटरी बॉडी। तो जो न्यू रेगुलेटरी है या फिर एडजुडिकेटरी बॉडी है, तो जो रेगुलेट करेगी एंड एडजुडिकेट करेगी। एडजुडिकेट करेगी मतलब किसी कंप्लेन को वो परखेगी या फिर जो पूरा सिस्टम है उसको रेगुलेट करेगी। तो वो हो गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हो गया RTI एक्ट सेक्शन 8(1) सब क्लॉज J। तो ये अभी क्या है? तो अभी इसमें क्या हुआ, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसके साथ अलाइन करते हुए RTI में अमेंडमेंट लाया गया, RTI एक्ट के सेक्शन 8(1) सब क्लॉज J में। तो पहले क्या था कि आपकी जो भी डेटा थी वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होती थी तो उसको, वो चाहे पर्सनल डेटा हो, उसको रिवील करना था अंडर RTI एक्ट। लेकिन अभी इसमें अमेंड लाके ये कर दिया गया कि जो पर्सनल डेटा है उसको रिवील नहीं किया जा सकेगा, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो इससे क्या होता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत RTI का डाइल्यूशन हो गया। तो ये भी एक मुद्दा है कि किस तरीके से एक एक्ट ने दूसरे एक्ट को डाइल्यूट किया है। जो एक्ट क्या है, आपकी कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है, कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस है। तो इन फ्यूचर कोई ऑफिसर्स है, कोई मिनिस्टर्स है, उनका डेटा को डिग नहीं किया जा सकेगा पर्सनल डेटा के नाम से। तो ये एक इसमें मुद्दा आ गया। फिर आ गया मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो ये जो MKSS है, ये है कौन? ये आपकी ऐसी एक संस्था है, संगठन है, जिसके वजह से, जो राजस्थान बेस्ड है, जिसके वजह से RTI एक्ट आया 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें और एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, मास्टर रोल। तो मास्टर रोल क्या होता है? ऑफिशियल लेजर होता है। लेजर मतलब जिसमें पूरी हिसाब किताब मेंशन होती है। तो हमारा जो आपका डेटा है, तो जहाँ भी हम, जैसे फेसबुक का डेटा है, तो उसमें हमारे डेटा का एक मास्टर रोल होता है। ओके, तो वो किसका डेटा है? डेटा प्रिंसिपल का है। कौन उसको मैनेज कर रहा है? डेटा फ्यूडिशरी मैनेज कर रही है। नेक्स्ट हो गया कंसर्न मैनेजर। तो कंसर्न मैनेजर का अभी क्या मुद्दा है पूरा? तो अभी ध्यान रखिएगा कि हम डेटा प्रिंसिपल है, हमारा डिफरेंट जो डेटा है वो डेटा फ्यूडिशरी के पास है। तो अभी डेटा फ्यूडिशरी वो जो डेटा है, वो डेटा किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, कर सकती है, नहीं कर सकती है, या फिर उनको वो डेटा डिलीट करना है। हम क्या चाहते हैं कि ठीक है, डेटा इस्तेमाल कीजिए बाय डेटा फ्यूडिशरी, ठीक है, डेटा को इस्तेमाल आप मत कीजिए, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरा डेटा जो है आप डिलीट कर दीजिए। तो ये सभी चीज़ें कौन मैनेज करेगा? जो कंसेंट मैनेजर होगा। तो प्रपोज्ड मैकेनिज्म टू अलाउ अ डेटा प्रिंसिपल यूजर टू गिव मैसेज। तो वो मैसेज दे सकता है डेटा फ्यूडिशरी को, रिव्यू कर सकता है अपने डेटा को, विदड्रॉ कर सकता है कंसेंट को। जिस तरीके से हम कोई भी जब ऐप होता है उसको खोलते हैं तो हम आपका एग्री करते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो हम उसको बाद में डिसएग्री भी कर सकते हैं।
और जब हम कंसर्न मैनेजर के ज़रिए डिसएग्री करेंगे तो कंसर्न मैनेजर आप समझ लीजिए कि एक ऐप रहेगा और उस ऐप के ज़रिए हम क्या करेंगे, कंसेंट देंगे या कंसेंट को विड्रॉ करेंगे या फिर किसी पर्सनल डेटा को हम उसको इरेज करवाना चाहेंगे। तो उसमें हम जो भी कंसेंट देंगे उसी हिसाब से जो डेटा फ्यूडिशरी है उनको एक्ट करना पड़ेगा। अगर एक्ट नहीं करते हैं तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं और वो एडजुडिकेटरी बॉडी की तरह काम करेगी। आई होप पूरी बातें आपको समझ में आ रही है। तो वही चीज़ अभी इसमें मेंशन की गई है कि जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत अभी 2025 में रूल्स को बना दिए गए हैं, तो अभी ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो न्यू डिजिटल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बन रहा है जिसमें DPBI आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मैंने ऑलरेडी देखा, जो किसको रेगुलेट करेगी, डेटा फ्यूडिशरी एंड डेटा प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करेगी। और इस जो रूल्स है ये किसको एम्पावर कर रहा है, डेटा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कौन है, हमारा जो डेटा है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड पेनल्टीज का भी प्रोविजन रखा गया है अंडर DPDP रूल्स ऑफ 2025, जिसमें 250 करोड़ तक का फाइन लग सकता है अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं। फिर आपका इसमें और एक सेंट्रल कंट्रोवर्सी मैंने ऑलरेडी बताया कि सेक्शन 8(1) सब क्लॉज J को रिफॉर्म किया गया और इसके तहत क्या किया गया, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का एम्बिट है उसको बढ़ा दिया गया। और इससे क्या हो रहा है, जब आपका एम्बिट को बढ़ा दिया गया पर्सनल डेटा को, तो ये ट्रांसपेरेंसी को वीक कर रहा है। तो कोई पब्लिक ऑफिशियल्स है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, समझ लीजिए उनके डिजिटल डेटा से वो पता लगाया जा सकता है, तो वो डेटा क्या है, अंडर RTI एक्ट हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है, जो इम्पैक्ट होगा, जैसे सोशल ऑडिट होता है ना डिफरेंट स्कीम का वगैरह वगैरह का, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है, प्रॉपर डेटा हमें नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट अभी इसका हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा जो है आज तक पहुंचा कैसे, आज जो पोजीशन है। 1980s और 1990s में जो आपका MKSS है, मजदूर कुछ क्या था, जस्ट अ मिनट, मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट करप्शन, कि हमें आपकी करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमें ऐसा राइट टू नो चाहिए अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A, जो राइट टू आपका फ्रीडम स्पीच ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करता है। तो फ्रीडम स्पीच का, फ्रीडम एक्सप्रेशन का फ्रीडम कब आएगा, जब इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो इसलिए 2005 में पार्लियामेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया 2005 में, और इसी को कहा गया कि मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। देन 2005-23 के अंदर अगर देखें तो RTI एक्ट को कंटिन्यूसली आपका इस्तेमाल किया गया टू एक्सपोज करप्शन। गवर्नेंस को इसने इम्प्रूव किया, सोशल ऑडिट को और आगे बढ़ाया। 2017 के बाद देखें तो राइट टू प्राइवेसी का एक मामला आने लगा। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेस देता है इन्फॉर्मेशन को, और राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो अभी ऐसा है कि 2017 में जब आपका 2017 से पहले डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा आने लगा, तो प्राइवेसी का भी एक कंसर्न बनने लगा। तो 17 में जजमेंट आ गया, जस्टिस केस पुट्टास्वामी जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत जोड़ दिया गया कि प्राइवेसी लोगों के डिग्निटी, लोगों के लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, लाइफ की लोगों की लिबर्टी से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी जजमेंट के बाद क्या हुआ, डिजिटल जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक कमेटी बनाई गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द कमेटी वाज जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। इट वाज फॉर्म्ड इन 2018। तो इसने सबमिट किया ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, और इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लाया गया, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसको बाद में विड्रॉ कर दिया गया। फिर से नया एक्ट लाके इसको एनेक्ट किया गया 2023 में, जिसका अभी क्या है 2025 से रूल्स बन गया है और ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मुद्दे में आई है। तो अभी इसमें चैलेंज क्या है इस एक्ट को लेके, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स है। एक तरफ आपका क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो इसमें क्या है, एक आपका इम्बैलेंस देखा जाता है, तो इसको करना क्या है, बैलेंस करना है। दूसरा जो आपका आर्टिकल सेक्शन 8 जो था, जिसको अमेंड किया गया, ओके, या कहीं था ये आपका RTI, ये रहा सेक्शन 8(1) सब क्लॉज J में जो चेंजेस लाई गई, इसके वजह से क्या है, जो करप्शन है वो सील्ड हो सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पे।
इससे जो गवर्नेंस है वो वीक हो सकती है। और दूसरा जो एक्ट है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में और जो डेटा फिड्यूशरी से वो कितना दूर कंप्लाई करते हैं वो भी एक चैलेंज रहेगा। दूसरा एक सवाल ये भी है कि डिजिटल जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका कितना इंडिपेंडेंस रहेगा, या फिर गवर्नमेंट उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करेगी नॉट टू पब्लिश एनी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, तो वो भी देखा जाना ज़रूरी है इन फ्यूचर। बाकी की टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। डायमेंशंस को देखें तो इसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल, इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस हम देख सकते हैं। अभी सोशली अगर देखें तो ये पॉजिटिव तो ये है कि सोसाइटी के जो पॉपुलेशन है उनके जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिवली देखें तो जब डेटा को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा उससे सोशल ऑडिट में प्रॉब्लम रहेंगी। पॉलिटिकली देखा जाए तो इसमें अभी आपका क्या है, जो अथॉरिटी को लाया गया है वो कितने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी वो भी एक सवाल इसमें खड़ा होता है। लीगली देखा जाए तो दो लॉ के बीच में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A प्लस आर्टिकल 21 से इसका थोड़ा कन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं। एथिकली देखें तो कितने दूर तक जो डेटास है उसको हम पर्सनल कहेंगे, पब्लिक कहेंगे, क्योंकि पब्लिक गुड के लिए जो पब्लिक गुड जो है वो आपके पर्सनल गुड से कहीं ऊपर रहती है, तो किसको क्या किस तरीके से कंसिडर किया जाए वो भी एक इसमें सवाल बनता है। नेक्स्ट है, अगर इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट जो नेशंस है लाइक स्पेशली यूरोपियन यूनियन, तो उनका जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉपी कर सकते हैं। इकोनॉमिकली अगर देखें तो जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए, ई कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अचीव करने के लिए बेटर लॉ का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्लियर लॉ का होना काफ़ी ज़रूरी है। निगेटिव अगर देखें तो इससे क्या है, आपकी जो MNCs है उनका बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, और उससे क्या है वो अपने जो बेस है बिजनेस का वो इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं। तो पास्ट का जो लॉ था, जो पास नहीं हुआ था बिल था, उसमें यही मुद्दा था कि जो MNCs थी वो आपकी काफ़ी ऑब्जेक्शन दिखा रही थी। तो वे फॉरवर्ड में अभी क्या करना है, जो लॉ में जो भी आपकी प्रॉब्लम हमें दिख रही है प्राइवेसी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, गुड गवर्नेंस को लेके, उसमें जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है इसको। फिर इसमें हम पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स को ला सकते हैं, जैसे आपकी सिविल सोसाइटी MKSS जो चीज़ें दर्शा रही है उसको पार्लियामेंट एक बार उसमें फिर से रिव्यू कर सकती है, ताकि हम जो सोशल ऑडिट है उसको और स्ट्रेंथन कर सकें, और जो भी सॉल्यूशंस है लाइक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमें लेने ज़रूरी रहेंगे। प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना है और प्लस ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करना है। तो इसी के साथ जो आज का डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैंने अभी समझाया बाकी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन एक मिल जाएगा। पहला ये आर्टिकल, इसका जो सब्सटेंस है, देन इसका जो हिस्ट्री है, देन इसके जो चैलेंजेस है, देन इसका जो की टर्मिनोलॉजी से कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे डेटा प्रिंसिपल क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेटा प्रिंसिपल्स रेफर्स टू, डेटा फिड्यूशरी रेफर्स टू, ओके। देन उसी तरीके से बाकी आर्टिकल भी हैं जिसको मैं आशा करता हूँ आप कवर करेंगे अपने आप और से। हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 आर्टिकल में हमें आधे घंटे से ज़्यादा लगा है, पूरा समझाएंगे तो 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए बेटर है कि आप 2-3 घंटे लगा के खुद से रेगुलर इसको पढ़ें। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।